Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of September 2020. 1 सितंबर 2020 का कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग प्लेसेस एंड स्टेट्स दिए, आपको मैच करना है कौन सा सही है कौन सा गलत. तो पहला जो है वो है चन्नपटना आंध्र प्रदेश, दूसरा है कोंडापल्ली कर्नाटका, तीसरा है थंजावुर तमिलनाडु एंड चौथा है धुबरी असम. तो ये आपको बताना है कि करेक्ट क्या मैचिंग होगी करेक्ट है ना. यहाँ पे ये नहीं बताना है कि कौन सा सही मैच है कौन सा गलत, आपको बताना है कौन सी करेक्ट मैचिंग होगी. ऑप्शन सर देख लो, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन के सामने. तो आपको बताना है इनमें से कैसे करेक्ट मैचिंग होगी. छन्नपटना कहाँ पर है, कोंडापल्ली कहाँ पर है, छन्नपटना से कल ही मैंने आपको बताया था, तो वहीं से आपका क्वेश्चन में आधे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. तो इस तरीके से आप करने की कोशिश करिए. थंजावुर सबको पता ही होगा, तो आप सारा क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना. दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, एवरी सिटीजन इन इज अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी टू, मतलब आपको यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज को मैच करना है. कौन कौन सी है. पहली है सिंग नेशनल एंथम, सेकंड है रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, थर्ड है रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन, एंड चौथी है डेवलप ह्यूमनिज्म एंड एब्जोर वायलेंस. अब आपको बताने में से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एक सिटीजन की, सिटीजन ऑफ इंडिया की. करेक्ट कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. 3 and 4, 2 and 4, 1, 2 and 3 या 2, 3 and 4. These are the options for you. This is question number 2. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सीएसआईआर. सीएसआईआर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है. यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इन दीज. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीएसआईआर. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज फाउंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं. न्यूज जो फैक्चुअल न्यूज ऑफ द डे थी, जो 2-3 अलग न्यूज़पेपर्स वेबसाइट से हमने देखी, जो हिंदू में नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं. पहले ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड टू ब्रिज गैप बिटवीन इंडियन फार्मर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन फार्मर्स एंड यूएई फूड इंडस्ट्री, ठीक है ना. तो एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है विच इज देयर लॉन्च टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडियन फार्मर्स एंड यूएई फूड इंडस्ट्री. इसका नाम है एग्री ओटीए. ये दिख रहा है आपको, एग्री ओटीए. तो एग्री ओटीए बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. इट इज एन ई मार्केट एग्रीकल्चरल कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. याद रखिएगा, इट्स ई मार्केट एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म launched by the UAE government to bridge the gap between Indian rural farmers and the UAE food industry. ठीक है ना, इंडियन रूरल फार्मर्स एंड द यूएई फूड इंडस्ट्री के बीच में गैप को ब्रिज करने के लिए एग्री ओटीए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया. एग्री ओटीए याद रखिएगा, ठीक है ना. It also optimizes the supply chain and ensures traceability, creating value of all the stakeholders. सारे stakeholders के लिए value provide करने के लिए traceability, supply chain and optimize करती है supply chain को and traceability create करती है among the stakeholders. इसके साथ 2-3 चीजें और फैक्ट में थी, जैसे कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स. तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है, इट मेजर्स द फूड सिक्योरिटी अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अक्रॉस फूड सिक्योरिटी को मेजर करती है. इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2012 में पब्लिश किया गया था एंड इट इज अपडेटेड एनुअली बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. याद रखिएगा, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को अपडेट कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको अपडेट करती है. अगली जो फैक्ट थी वो थी ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट. अब ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट क्या है. ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निकाली जाती है. द थीम ऑफ द 2019 रिपोर्ट इज रूरल रिवाइटलाइजेशन. द थीम ऑफ द 2019 रिपोर्ट इज रूरल रिवाइटलाइजेशन. द रिपोर्ट हाईलाइट्स द अर्जेंसी ऑफ रूरल रिवाइटलाइजेशन. तो ये बेसिकली रूरल रिवाइटलाइजेशन के लिए ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो करती है. ओके, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा, दिस इज रिगार्डिंग दैट. ओके, आगे जो अगला फैक्ट है जो न्यूज में था वो था यूनियन मिनिस्टर एड्रेसेस फाउंडेशन डे ऑफ एरियाज. यूनियन मिनिस्टर एड्रेसेस द फाउंडेशन डे ऑफ एरियाज. अब एरियाज है क्या, एरियाज का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स. एसोसिएशन ऑफ
रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ द स्टेट। तो याद रखिएगा एरियाज जो है इट इज फॉर्म्ड एज अ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी initiative to provide a knowledge sharing platform for the renewable energy sector। तो renewable energy sector के लिए knowledge sharing platform के रूप में इसको बनाया गया है एरियाज को, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत, ठीक है ना। याद रखिएगा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हिंदू में नहीं मेंशन्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अलग अलग वेबसाइट्स जब मैं पढ़ता हूँ या किसी दूसरे न्यूज़पेपर में देखा अपन ने, टाइम्स ऑफ इंडिया में कभी कोई आ जाती है, कभी लाइव मिंट में आ जाती है, ओके, तो ये सारी चीजें वहां से अपन उठाते हैं। अगला जो है द यूएन गाइडलाइंस ऑन एक्सेस टू सोशल जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो यूनाइटेड नेशन ने गाइडलाइंस निकाली है ऑन एक्सेस टू सोशल जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो ये बेसिकली है यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली, इसका नाम है इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑन एक्सेस टू जस्टिस सोशल जस्टिस फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि कौन निकाला है इसको, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑन एक्सेस टू द सोशल जस्टिस फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, तो ये निकाली है यूएन ने। एम इसका क्या है? बेसिकली द एम इज टू डिसमेंटल द बैरियर्स ब्लॉकिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम एक्सेस टू जस्टिस। व्हाट डज दिस गाइडलाइंस प्रोवाइड? क्या प्रोवाइड करती है? द गाइडलाइंस आउटलाइन 10 प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेस टू जस्टिस फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी, जैसे कि दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स, ठीक है ना। इसका पूरा डिटेल्ड 10 स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है ना। वो आप सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको ये फैक्ट जरूर जानने की जरूरत है, तो वो आपको यहां से मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब हम आएंगे यहाँ पे न्यूज एनालिसिस पार्ट में, ठीक है ना। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक मैप ऑफ द डे बचा है, रुको मैप ऑफ द डे मैं आपको और बता देता हूँ। सो मैप ऑफ द डे भी बचा है। मैप ऑफ द डे में यहाँ पे हम साउथ चाइना सी देखेंगे, फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे आप देख लो। जैसे यहाँ पे आपको चाइना दिख रहा है, ये ताइवान वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे देखो यहां पे फिलीपींस का क्लेम है और यहां पे 9 डैश लाइन के अंतर्गत चाइना उसको ला रहा है। चाइना की 9 डैश लाइन आपको दिख रही है, रेड कलर में जो लाइन है ये चाइना की 9 डैश लाइन है, ठीक है ना। इसके अंदर चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी को। जैसे इसमें आपको ये पैरासेल आइलैंड दिख रहा होगा, यहां पे आपको स्प्रैटले आइलैंड दिख रहा होगा। स्प्रैटले में देखो ब्रुनई अपना क्लेम कर रहा है एक जगह पे, पैरासेल में एक जगह वियतनाम क्लेम कर रहा है। ऐसे ही बीच में स्कारबोरो शोल आता है, स्कारबोरो शोल है जहां पे फिर फिलीपींस अपना क्लेम करता है कि स्कारबोरो शोल में फिलीपींस का है। तो यहाँ पे ये कुछ इश्यूज हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। साउथ चाइना सी दिख रहा है, पैरासेल आइलैंड दिख रहा है, पैरासेल आइलैंड के नीचे आपको स्प्रैटले आइलैंड दिख रहा होगा। इधर आपको इस वाले देखो 9 डैश लाइन के ही अंतर्गत मलेशिया का भी नीचे ग्रीन कलर में आपको क्लेम दिख रहा होगा। स्प्रैटले आइलैंड में भी आपको दिख रहा होगा कि मलेशिया का भी क्लेम आ रहा है, उसमें आपका वियतनाम का भी क्लेम आ रहा है और फिलीपींस का भी क्लेम आ रहा है। स्प्रैटले के अंदर का तीनों का आ रहा है, ठीक है ना। फिलीपींस अपना क्लेम कर रहा है, फिलीपींस पैरासेल में भी अपना क्लेम कर रहा है, वियतनाम पैरासेल में अपना क्लेम कर रहा है। देखो वियतनाम पैरासेल में अपना क्लेम कर रहा है ना। तो इस तरीके से इशू है। और ब्रुनई जो है वो क्लेम कर रहा है, स्प्रैटले में भी ब्रुनई में भी क्लेम। इसी कारण से इन कंट्रीज के साथ फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, चाइना के साथ इनका बहुत ज्यादा डिस्प्यूट जो है वो साउथ चाइना सी में चलता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये कंट्रीज डिस्प्यूट में थी, ये मैप है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। पीएलए एग्रेशन ब्लॉक्ड एट पेंगोंग सो। पेंगोंग सो आप सबको पता है कहां पर है, ये लद्दाख में है। और यहां पे अभी पीएलए यानी कि जो आर्मी है आपकी चाइना की, उसको बेसिकली अभी उसका जो एग्रेशन उसको रोका गया। बट एक दिक्कत की बात यह है कि जो चाइनीज आर्मी है वो फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक काफी ज्यादा एरिया कवर करती है। ओके, वो काफी ज्यादा एरिया फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक कवर कर रहे हैं। और पहले क्या था कि यहाँ पे इंडिया की भी वो थी, इंडिया की भी फोर्सेस यहाँ पे रिसाइड करती थी। तो अब क्या हो रहा है कि एक बफर जोन बन गया, देयर इज अ बफर जोन क्रिएटेड, क्योंकि इंडिया जो है फिंगर 2 पर आ गया है, इंडिया इज एट फिंगर 2, तो एक बीच में बफर जोन बन गया है, ठीक है ना। एंड दैट इज द इशू फॉर इंडिया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर, अभी सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज बीइंग कैप्चर्ड बाय चाइना इन दिस रीजन। जो लद्दाख वाला रीजन है उसमें लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है।
GDP falls 23.9% in the first quarter. That is the worst contraction seen in decades. सबसे बुरा contraction है जो कि इंडियन इकोनॉमी ने देखा है. And the GDP has shrunk by nearly 23.9% in April to June quarter in comparison to the same period last year. Last year के same period अगर देखें तो 23.9% तक की हमारी GDP जो है वो गिरी है. And this is as per the data released by the National Statistical Office. तो National Statistical Office ने ये डेटा निकाला है. And this is because of the lockdown impacts, because of the कोविड-19 इम्पैक्ट्स आप कह सकते हैं. 23.9% अप्रोक्सीमेटली 24% हमारी इकोनॉमी की जीडीपी जो है वो घटी है अगर हम लास्ट ईयर के सेम पीरियड से कंपेयर करें तो. So the Indian economy is in a deep vicious cycle where demand is contracting so heavily while the capacity to neutralize this contraction has also contracted equally because of the tax revenue contraction. तो tax revenue भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कम हुए हैं. एंड विशियस साइकिल में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो फंसती जा रही है. आज के जो एडिटोरियल हैं इतने बेहतरीन एडिटोरियल हैं कि मतलब आपको मजा आ जाएगा जब आज के एडिटोरियल आप पढ़ोगे तो यू विल गेट रियली वेरी गुड फैक्ट्स यू विल गेट रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है ना. और जीएसटी के लिए रिगार्डिंग तो काफी अच्छा मिलेगा. चाइना कंट्रोल्स 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख. जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना कंट्रोल करता है 1000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इन लद्दाख. सो as per the agreement, Indian troops moved back from their existing position, leading to creation of a buffer zone. ये मैंने आपको बता दिया at all the disputed site. Chinese forces are occupying a considerable area from Finger 4 to Finger 8 near the Pangong Tso Lake. तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि Pangong Tso Lake में Finger 4 से Finger 8 तक काफी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं चाइनीज. ठीक है ना. The distance between Finger 4 to Finger 8, the mountainous spurs abutting the lake is about 8 किलोमीटर. 8 किलोमीटर का रीजन है जो कि Finger 4 से Finger 8 तक का है जो कि वो कंट्रोल करने लगे हैं. The stretch was patrolled both by India and China till May. तो मई तक इंडिया चाइना दोनों इसको पेट्रोल करते थे. एंड नाउ इंडिया कंसिडर्ड इट टू फॉर्म पार्ट ऑफ इट्स परसेप्शन ऑफ द एलएसी. तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया को वहां से हटा दिया गया, केवल चाइनीज कंट्रोल में आ गया. सो दैट इज द इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना नाउ. और इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना जरूरी है और हमको अपनी टेरिटरी क्लेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं. यहाँ पे ईडी अरेस्ट ताहिर हुसैन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. तो अब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी ने ताहिर हुसैन को अरेस्ट किया है. ये दिल्ली राइट्स के केस में ये सब पूरा चीज हो रहा है. तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है बेसिकली आपका मनी लॉन्ड्रिंग. व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड. मतलब जब आप इलीगली ऑब्टेन करो कोई मनी को, इलीगली ऑब्टेन करो लेकिन आप उसको इस तरह से कंसील करो या डिस्गाइज करो दैट इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स. आप इस तरीके से उसको प्रिटेंड करो, दिखाओ या डिस्गाइज में रखो कि वो लेजिटिमेट सोर्स से लगने लगे. मतलब कि इलीगली ऑब्टेन्ड मनी है लेकिन वो लीगल सोर्सेस की लगने लगे तो उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. आईएमएफ की अगर माने तो मनी लॉन्ड्रिंग से लगभग 2 से 5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी के बराबर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आता है. मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली. मैंने पहले भी पढ़ाया है, रिवीजन सीरीज में भी पढ़ाया है, एक बार फिर से बताता हूं. मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स हैं. पहला है प्लेसमेंट. प्लेसमेंट मतलब पुटिंग द डर्टी मनी इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम. दूसरा स्टेप होता है लेयरिंग. लेयरिंग मतलब कंसीलिंग द सोर्स ऑफ मनी थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बुक कीपिंग ट्रिक्स. तो मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसको सही दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ये लेयरिंग कहलाती है. पहला प्लेसमेंट है, मतलब लेजिटिमेट सोर्स में आपने पैसा डाल दिया. दूसरा अलग अलग ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसको सही दिखाने की कोशिश किया. थर्ड है फाइनल उसका इंटीग्रेशन. तो जो लॉन्डर्ड मनी है उसको फिर फाइनली आप नई मतलब व्हाइट मनी के साथ इंटीग्रेट कर देते हो. तो प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स देयर. ठीक है. तो ये देखो इसका चार्ट ही बनाया. इलिसिट एक्टिविटी होती है पहले, फिर उसका प्लेसमेंट होता है, फिर उसकी लेयरिंग होती है मल्टीपल ट्रांसफर्स के थ्रू, एंड देन उसका इंटीग्रेशन होता है मतलब परचेजिंग द लेजिटिमेसी. ठीक है ना. तो ये आपको याद रखना है. एक और न्यूज आएगी, मैं पहले ही बता दूं, बाल्टिक कंट्रीज की न्यूज आएगी. तो बाल्टिक कंट्रीज 3 है बेसिकली, याद रखिएगा. एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया. एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया. अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया कब बनी थी. एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के समय एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसको हम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोलते हैं. ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोलते हैं. तो ये जो एम्पायर था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसको तोड़ दिया जाता है. तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया बनता है एक कंट्री, एक हंगरी बनती है, पोलैंड बनती है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये कंट्री बनती है, चेकोस्लोवाकिया, ये सारी कंट्रीज बनती है. ठीक है ना. तो ये तब की फॉर्मेशन हुई थी जो आपकी ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, बाल्टिक नेशंस हैं. तो आपको थोड़ा सा ये सब चीजें पता होनी चाहिए, है ना. आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी होना चाहिए, दूसरा आपको ये नॉलेज में भी होना चाहिए ना। तो अगर आपको नहीं है तो आप इसको पढ़िए, जल्दी से जल्दी आप पढ़िए, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों को कवर करिए, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का ही पार्ट है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए प्लीज़। अगर आपको नहीं पता है तो कोई ऐसी बात नहीं कि आप बहुत पीछे हो गए, लेकिन हाँ अभी सही समय है, आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत है। GST reforms need a new grand bargain. The very good article written by Vijay Kelkar and Ajit Ranade. Now Vijay Kelkar के बारे में आपको एक चीज बता रहा हूँ। Vijay Kelkar is the person who was a part of GST task force, मतलब कि जो केलकर टास्क फोर्स नाम था और जीएसटी का रिकमेंडेशन जो था वो विजय केलकर जी ने ही दिया था। बट थोड़ा सा चेंज, जब नया जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 2017 में, तो उसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया। मैं आपको वही बताऊंगा, विजय केलकर के सॉल्यूशंस मैटर करते हैं, सजेशंस मैटर करते हैं। इस आर्टिकल में हम वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहली बात ऑथर ने कहा है एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजय केलकर का ये कहना है कि जो फोर्स मेजोर क्लॉज लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब कि उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, और ये जो हम पहले क्या डिसाइड हुआ था जीएसटी के टाइम में कि अगर थोड़ा शॉर्टफॉल आता है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है, तो द सेंट्रल विल फिल द गैप ऑफ 14% ईयर ऑन ईयर टैक्स ग्रोथ। मतलब उन्होंने कहा था कि 14% ईयर ऑन ईयर टैक्स ग्रोथ होगी, अगर नहीं होती है तो जो भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा उसको कंपनसेट करेंगे फॉर द 5 ईयर, ठीक है ना, 5 साल तक करेंगे। बट नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग व्हाट, दैट इट्स अ फोर्स मेजोर क्लॉज, मतलब कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, एंड देयरफॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग इट, एंड स्टेट्स हैव टू यूज देयर ओन मेथडोलॉजी, और स्टेट्स हैव टू यूज देयर ओन मेथड्स इन ऑर्डर टू गेन द मनी। पैसे इकट्ठा करने के लिए उनको अपने तरीके से पैसा मांगना पड़ेगा, जो भी करना पड़े, लेकिन स्टेट्स को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं इसमें क्या, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि देखो, पहले तो ये याद रखना, फैक्ट याद रखना कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी टू मेक अप फॉर द शॉर्टफॉल इन 14% ग्रोथ इन जीएसटी रेवेन्यू। मतलब उन्होंने कहा था कि जीएसटी में आपका 14% की ग्रोथ होगी, नहीं होगी तो जो भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा वो एक कंपनसेशन सेस, यानी कि जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू वो इकट्ठा करके आपको दिया जाएगा। अब ऑथर का कहना है कि द ओनस इज ऑन द सेंटर, मतलब कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जो स्टेट्स का, सेंटर का ये कहना है कि स्टेट्स पैसे इकट्ठे करें, तो यहां पे विजय केलकर ने एक बहुत अच्छी बात करी। अब ये 5 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ये पांचों पॉइंट आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। 5 पॉइंट वो ये दे रहे हैं बेसिकली कि क्यों सेंटर के लिए ज्यादा आसान है पैसा इकट्ठा करना और क्यों स्टेट्स के लिए कठिन है। मतलब वाई सेंटर, इट शुड बी सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द मनी। पहला ये, द स्टेट्स डू नॉट हैव रिकोर्स टू मल्टीपल ऑप्शंस दैट सेंटर है। सबसे पहली बात तो ये कि इतने ऑप्शंस स्टेट्स के पास नहीं है जितने सेंटर के पास है पैसे इकट्ठे करने के। स्टेट्स डू नॉट हैव रिकोर्स टू मल्टीपल ऑप्शंस दैट सेंटर है, मतलब सेंटर के पास ज्यादा मेथड्स हैं पैसे इकट्ठे करने के। दूसरा उन्होंने ये कहा है, फॉर एग्जाम्पल वो जैसे इन डॉलर्स और रुपीज कैसे भी सॉवरेन बॉन्ड इशूज कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ले सकते हैं, बट स्टेट्स नहीं ले सकते। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाई इट शुड बी सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा उनका कहना है कि द सेंटर कैन एनी वे कमांड मच लोअर रेट्स ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट एज कंपेयर टू द स्टेट्स। जो सेंटर, उसको ज्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा मिल जाएगा देन दैट ऑफ द स्टेट्स। तीसरा ये कि इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट पब्लिक सेक्टर बोरोइंग, it does not matter for the debt market nor the rating agencies whether it is the states or the center that is increasing their indebtedness। तो तीसरा ये है कि जो रेटिंग एजेंसीज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटर रेस कर रहा है या स्टेट्स रेस कर रहे हैं, वो तो उसी बेसिस पे देंगे कि कितना रेस हो रहा है। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो आप सेंटर से ही रेस करवाओ ना। स्टेट्स के रेस करने का क्या मतलब है जब बाकी सारे बेनिफिट भी जो है वो सेंटर को ही मिल रहे हैं। फोर्थ है, फाइटिंग दिस रिसेशन through increased fiscal stimulus is basically the job of the macroeconomic stabilization। तो ये जो रिसेशन से फाइट करने का है या फिस्कल स्टिमुलस को बढ़ाना है, कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का पार्ट है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो सेंटर का डोमेन है, ना कि स्टेट्स का डोमेन है, ठीक है ना। फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग दिस इंपॉर्टेंट प्रॉमिस using the alibi of the COVID-19 pandemic causes a serious dent in the trust built up। तो जो पांचवा रीजन है वो ये है कि एक जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है वो तब होता है जब आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हो। जब आप अपने कमिटमेंट से भागते हो तो वो अपने ट्रस्ट को और ज्यादा ब्रेक करने का काम करता है, ना कि उसको बिल्डअप करने का काम करता है। और यही हो रहा है सेंटर के केस में। सेंटर इज बेसिकली ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ द स्टेट्स, है ना।
वो चीज यहां पे ऑथर ने कही है। कौटिल्य ने भी यही कहा है, ऑथर ने कौटिल्य का एग्जांपल है, वेरी गुड आर्टिकल, इट्स अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल। कौटिल्य ने भी यही कहा है कि बेसिकली द सॉवरेन शुड प्रॉमिस देयर बेल आउट प्रोमिसेस। जो भी उन्होंने बेल आउट की प्रॉमिस की रहती है उसको फुलफिल करना चाहिए। इफ दे फुलफिल द ऑब्लिगेशन दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग द ट्रस्ट विद द सब सॉवरेन। तो सब सॉवरेन्स के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करने में ये मदद करता है। दिस इज व्हाट चाणक्य हैज ऑलरेडी सेड। अब यहां पे ऑथर ने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया है, द इश्यू ऑफ जीएसटी कंपनसेशन, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया था बेसिकली। एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या, इंडिया में क्या कर रहे हैं, देखो इंडिया क्या करता जा रहा है, हर जैसे जीएसटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया कि जो भी जीएसटी रेट था उनको कांस्टेंट रखा 10% में। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने जीएसटी को कांस्टेंट रखा। अगर आप विजय केलकर टास्क फोर्स का रिकमेंडेशन देखो तो उन्होंने ये कहा था कि 12% पे आप जीएसटी को कांस्टेंट रखो। ओके, तो बेसिकली व्हाट दे सेड इज दैट कीप द टैक्स रेट्स एट 12% कांस्टेंट। तो अगर इतने परसेंट पे कांस्टेंट रेट होता तो ज्यादा अच्छा टैक्स की वो भी होती, और ज्यादा से ज्यादा आइटम्स को इंक्लूड करने के लिए कहा था। इन्होंने कहा था एक्सेप्शंस कम से कम रखना, लेकिन इन्होंने ज्यादा, तो इंडिया ने क्या किया कि भैया 5%, 12%, 18%, 28%, ज्यादा चीजों को सिन टैक्स के अंदर ला दिया, सिन सेस के अंदर ला दिया, ताकि वो सेस और सरचार्ज स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। तो उन्होंने सेस के अंदर ला करके स्टेट्स के साथ शेयर करने से मना कर दिया। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको ऑस्ट्रेलिया ने 10 सालों तक एक ही टैक्स रेट रखा है 10% का, और इंडिया के लिए भी जो विजय केलकर खुद जो आर्टिकल लिख रहे हैं उन्होंने कहा कि मैंने 12% बोला था, आप उतना ही रखते, 12% रखते, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रियल एस्टेट हो। अगर आप लो मॉडरेट सिंगल 12% टैक्स रखते तो इट वुड हैव इनकरेज्ड बेटर कंप्लायंस, इट वुड हैव रिड्यूस्ड द नीड टू डू आर्बिट्री क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिशन, it would have reduced the litigation and it would have led to buoyancy in collection। ज्यादा कलेक्शन भी होते, लिटिगेशंस कम होते, आर्बिट्री क्लासिफिकेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। लेकिन आपने क्या बोला कि हमको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रखना है, मतलब ऐसा रेट रखना है जिसमें हमारा रेवेन्यू ना घटे। बट ऑथर ने कहा कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आप नहीं रख सकते, क्योंकि नहीं पता आपको कि कंजम्पशन पैटर्न कैसा होगा या प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन कैसा चेंज होगा, तो आप रेवेन्यू न्यूट्रल रेट नहीं रख सकते। आपको एक कांस्टेंट रेट रखना चाहिए था जो कि ज्यादा बेटर कंप्लायंस को मैनेज करे। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि थर्ड टियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की 12% जो टैक्स कलेक्ट हो उसमें 10% तो सेंट्रल स्टेट अपने में डिवाइड कर ले, लेकिन 2% जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को भी दे दें, ताकि वो बेसिकली अपने काम ऑटोनॉमी के साथ कर सके, ठीक है ना। तो वही चीज ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, जीएसटी का रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट नीड्स सीरियस बार्गेन। क्वांटम नॉट अ सॉलेस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर एक क्रिटिक लिखा गया है, ये जो अभी ₹1 फाइन लगाया गया प्रशांत भूषण के ऊपर, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मैंने आपको सब बता दिया है, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में उनको ₹1 फाइन दिया गया। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन था वो था 3 महीने की सिंपल इंप्रिजनमेंट विद 3 ईयर बैन ऑन द प्रैक्टिस। तो अब यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि यहाँ पे क्वांटम मैटर नहीं करता कि ₹1 फाइन दिलवाया गया कि 1000 दिलवाया गया। मैटर ये करता है कि दिस रिप्रेजेंट्स द इंटॉलरेंट साइड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इंटॉलरेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है। ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जरा सा भी क्रिटिक नहीं झेल सकता। और ये क्रिटिक ऐसा नहीं था कि जो जुडिशरी को स्कैंडलाइज करे या जुडिशरी की नॉर्मल वर्किंग को रोके, ये जस्ट एक नॉर्मल डिसेंट की तरह आप बोल सकते हैं, नॉर्मल एक क्रिटिक की तरह। तो जुडिशरी शुड हैव दिस कैपेसिटी एंड दिस टॉलरेशन इन ऑर्डर टू फेस दीज थिंग्स। आप एक पार्ट हो, आप भी एक पब्लिक एंटिटी हो, यू आर ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी। आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो नहीं हो ना। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अटॉक्थनी क्या बोलती है? कॉन्स्टिट्यूशन अटॉक्थनी बोलती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब सिंपल सी बात है, जब वी द पीपल ऑफ इंडिया कर रहे हैं, वी देयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ, हम खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो, और जब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो तो हम आपके ऊपर क्रिटिक भी कर सकते हैं, हम आपकी वर्किंग के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। यू शुड नॉट हैव डन दैट, आपको करने की जरूरत नहीं थी। और ये मतलब यहाँ पे बेसिकली के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि द कोर्ट शुड शो इट्स मैग्नानिमिटी बाय नॉट पनिशिंग प्रशांत भूषण, बट कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, किसी तरीके से पल्ला झाड़ लो, ₹1 फाइन लगाओ और यहां से हट जाओ। लेकिन ये भी अपने आप में गलत था। ऑथर ने कहा कि ये जो चीज है ये दिखाती है जो इनटॉलरेंट साइड है सुप्रीम कोर्ट का।
द राइट कीज, अब ये जो आर्टिकल है लिखा गया कि बेसिकली अभी लगभग 80,000 केसेस डेली आ रहे हैं इस समय, और हमारा जो रेट है स्प्रेड का यूएस ब्राजील से भी ज़्यादा है। बट अब हमने क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोल दिया है, मेट्रो खोलने की बात कर रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अब होने दो। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि अब जो है टेस्टिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें और ज्यादा मैटर करेंगी और लोग अब इसका फॉलो करना कम कर दिए, ठीक है ना। तो टेस्टिंग, इनएक्सपेंसिव क्वारंटीन, ये सारी चीजों की जरूरत है। अगर आपके पास ये सारी चीज तब तो आप खोलो, अदरवाइज आप थोड़ा रुक जाओ, ये ऑथर ने कहा है। अगला जो आर्टिकल था, द एनवायरमेंट इज अ नेशनल इशू। अब ये जो लिखा है जयंती नटराजन ने लिखा है। अब ये आर्टिकल जयंती नटराजन ने तो लिखा है, लेकिन इन्होंने बेसिकली इसको थोड़ा पॉलिटिकल लुक ज्यादा दे दिया है, मतलब कि यूपीए और बीजेपी ऐसा कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले कहा कि 2020 में जो हमारी रैंकिंग है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वो 168 है। 2018 में 177 थी, 177 2018 में थी, अभी हमारी 168 है, 168 हमारी रैंकिंग है। ये जो निकालते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2 यूएस यूनिवर्सिटीज निकालते हैं, येल एंड कोलंबिया, इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूरोपियन कमीशन निकालती है। इंडिया की रैंकिंग 2006 में 118 थी, 2010 में 123 थी, 2014 में 155 थी, 2018 में 177 थी, 177, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला, एनी बैलेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नीड्स टू बी स्ट्रक बिटवीन इंडिया एंड बेस्ड ऑन अवर प्रायोरिटीज एंड नॉट सम इंटरनेशनल इंडेक्सेस। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो भी बैलेंस है इन्वायरमेंट का, डेवलपमेंट का, वो हमको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से रखना पड़ेगा, ना कि किसी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को देख करके। फिर ये पॉलिटिकल फर्वर दिया था तो वो मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कहा जो मेन चीज है, देयर इज, तो वो जो मेन यहाँ पे है वो है डिफॉरेस्टेशन का इशू। डिफॉरेस्टेशन के इशू को दूर करना है, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, एंड पॉपुलेशन प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूम एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑथर का ये कहना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है अगर, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रेयर रेनाती चोला एरा इंस्क्रिप्शन हैज बीन अनअर्थ एंड it was engraved on a dolomite slab and shale in a remote village in Kadapa district of आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में रेनाती चोला एरा का बेसिकली ये देखा गया है, ठीक है ना। और ये जो है गोइंग बाय द लैंग्वेज एंड इंस्क्रिप्शंस यूज्ड, लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस, तो ये आर्केइक तेलुगु लैंग्वेज थी विच वॉज रीडेबल इन 25 लाइन्स, द फर्स्ट साइड विद 11 लाइन्स एंड द रिमेनिंग ऑन द अदर साइड। इट वॉज असाइंड ऑन द 8th century AD, 8th century AD का था, एंड दिस रीजन वॉज अंडर द रूल ऑफ चोला महाराजा ऑफ रेनाडू। रेनाडू के चोला महाराजा के अंतर्गत था ये रीजन, तब बेसिकली इसको तब के लिए था। एंड दिस इंस्क्रिप्शन सीम्स टू थ्रो लाइट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ अ गिफ्ट ऑफ 6 मार्टूस। मार्टूस क्या थे, ये देखो यहाँ टर्म आ गया है मार्टूस। Martus was a measuring unit of land gifted to a person सीधा मायू। सीधा मायू को 6 मार्टूस का लैंड दिया गया। मार्टूस क्या था, मेजरिंग लैंड की यूनिट थी, लैंड की यूनिट थी, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। सीधा मायू नाम का एक ब्राह्मण था जिसको कि ये लैंड दिया गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर ये रेनाती चोला का ये इंस्क्रिप्शन है। प्रणब मुखर्जी जी नहीं रहे, एंड he was one of the great names in the history of Congress politics। अगर आपने देखा हो कांग्रेस के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम था। he worked from इंदिरा गांधी to मनमोहन सिंह with नरेंद्र मोदी टू, नरेंद्र मोदी के टाइम पे ये प्रेसिडेंट रहे, and he was having great influence over नरेंद्र मोदी as well। तो ये काफ़ी बड़ा नाम है प्रणब मुखर्जी। 1935 में इनका बर्थ हुआ था, 2020 में इनकी डेथ हुई है, एंड ही हैज़ बीन, देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छी फोटोग्राफ है, एंड ऐसे लोगों की कद्र होनी चाहिए हु हैव सम नेम, एंड जिन्होंने कभी भी अपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ही हैज़ ऑलवेज बिन गुड एंड ही हैज़ सर्व्ड एज अ वेरी गुड प्रेसिडेंट एज वेल। उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में बहुत अच्छे से कार्यभार संभाला, एंड ही वॉज साइडिंग ऑन मेनी मैटर्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वेल। कई मैटर्स में वो उनके साथ रहे, ना कि कांग्रेस के साथ। सो दिस इंडिकेट्स दैट ही अंडरस्टूड द रोल ऑफ अ प्रेसिडेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड वी ऑल पे होमेज टू श्री प्रणब मुखर्जी जी। सो यहाँ पर ये तो ख़त्म होता है आई थिंक। अब ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी आज जो कि हम डिस्कस करें। ओके, सो आंसर्स आपको एक बार मैं बताता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन आस्क्ड।
पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन से करेक्टली मैच है, तो छन्नापट्टना मैंने कल आपको बता दिया था कर्नाटका में है, ओके। एंड थंजावुर आप सबको पता है कि थंजावुर आपका तमिलनाडु में है, तो सी करेक्टली मैच है थर्ड, तो थर्ड का सी होगा, पहले का बी होगा। अब पहले का बी और तीसरे का सी किस में है, केवल बी ऑप्शन में है, तो आपका हो गया। अब आपको बाकी दो प्लेसेस नहीं पता है तो भी आप सही मैच कर लो, तो बी विल बी द आंसर। सिंग नेशनल एंथम इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो पहली तो हट ही गई, पहली हट गई, तीन ऑप्शन बचे, लेकिन बाकी तीनों हैं, तो इसका आंसर होगा डी। CSIR के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो तीनों ही सही स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फंडेड होती है, एंड ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत है, तो ये तीनों ही सही हैं, गलत कोई नहीं है, तो दी विल बी द आंसर। So that is it for the day, friends. I hope you liked that video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us, है ना। तो आप अपना प्यार हमको इसी तरीके से देते रहिए, और प्लीज़ मतलब जितना भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर साइड। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।